वेलकम टू ऑल इंजीनियर्स टू आवर चैनल VRPICT। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पेपर सॉल्यूशन का पार्ट 2 देखने वाले हैं। यहाँ पर हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि कम्प्लीटली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो कि GT ऑनलाइन एग्जाम का फेज़ 1 जो हुआ था समर 2020 का, उसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मेमोरी बेस्ड और 10 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस हम सिर्फ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि जिनकी एग्ज़ाम हो गई है उनको आइडिया आ जाए कि उन्होंने जो आंसर टिक किए थे वो रॉन्ग थे या राइट थे। और सेकेंडरी थिंग ये है कि जिनकी एग्ज़ाम बाकी है उनको आइडिया आ जाए कि क्वेश्चंस का फॉर्मेट कैसा होता है, तो उन्हें किस लेवल पर तैयारी करनी है और किस लेवल पर उन्हें एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में किस किस बातों को ध्यान में रखना है क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते समय। तो जस्ट एक फॉर्मेट के लिए हम लोग ये क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, 2 सेंटेंसेस आपको दे रखे हैं। पहला सेंटेंस देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर। सेंटेंस ए, वेडनेसडे आई गो टू वर्क। ठीक है, तो ये आपका बेसिक सा सेंटेंस है कि वेडनेसडे को मैं काम पर जाऊंगा और टुडे इज वीकडे। ठीक है, तो यहाँ पर दे दिया कि टुडे इज अ वीकडे एंड कंक्लूजन एक दे रखा है। मीन्स ये 2 स्टेटमेंट आपको दिए हैं और इन 2 स्टेटमेंट्स के बेस पे आपको एक कंक्लूजन दे दिया है। क्या कंक्लूजन है? आई विल डू वर्क टुडे। ठीक है, अगर टुडे वीक डे है, वीक डे मीन्स क्या, किसी भी वीक का कोई भी एक डे हो सकता है। ठीक है, और वेडनेसडे को मैं क्या करता हूँ, काम पर जाता हूँ और आई विल डू वर्क टुडे। तो कंक्लूजन में ये है कि अगर टुडे वीक डे है तो मैं आज काम पर जाऊंगा। ये दोनों सेंटेंसेस को मिलाकर एक कंक्लूजन हमको मिल गया। अब हमने किया क्या, देखिए क्वेश्चन में आगे और क्या किया है। इफ वी एडेड एक्स्ट्रा डेटा और फैक्ट to above data as today is independence day। अब क्या हुआ, इन्हीं सेंटेंसेस में हमने एक और सी नाम का सेंटेंस ऐड कर दिया कि टुडे इज इंडिपेंडेंस डे। तो इस कंक्लूजन में क्या चेंज आने वाला है या नहीं आने वाला है, ये हमें डिसाइड करना है। तो आप देख सकते हो कि टुडे इज इंडिपेंडेंस डे मीन्स, इंडिपेंडेंस डे मीन्स क्या होगा, नेशनल हॉलीडे हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कहोगे कि मैं उस दिन वर्क पे नहीं जाऊंगा, मीन्स वहां पर जॉब के लिए मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि उस दिन नेशनल हॉलीडे होता है। तो इंडिपेंडेंस डे होने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे जो कंक्लूजन है आई विल डू वर्क टुडे, तो यहाँ पर आई डू नॉट वर्क टुडे आ जाएगा, जिससे ये जो कंक्लूजन है ये मॉडिफाई हो गया। देखिए सिर्फ हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट ऐड किया और एक्स्ट्रा डेटा ऐड करने से क्या हो गया, कंक्लूजन पूरी तरह से चेंज हो गया। तो जैसे कि मैंने इस तरह के क्वेश्चंस भी मैंने करवाए हुए हैं वीडियोस में कि जहां पर कंक्लूजन चेंज हो जाता है किसी एक्स्ट्रा डेटा ऐड करने से, तो उस रीजनिंग को हम क्या कहते थे, नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग कहते थे। वहां पे 2 तरह की मैंने जब एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था तो मैंने मोनोटोनिक और नॉन मोनोटोनिक दोनों के बीच में डिफरेंस बताया था। जहाँ पे बताया था कि मोनोटोनिक क्या होता है कि अगर मैं कोई एक्स्ट्रा डेटा ऐड करता हूँ और उससे कंक्लूजन में कोई इफेक्ट नहीं होता, कंक्लूजन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो हम उसे कहेंगे मोनोटोनिक। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ही मैंने एक स्टेटमेंट ऐड किया कि टुडे इज इंडिपेंडेंस डे, तुरंत क्या हो गया, वहां पे कंक्लूजन चेंज हो गया, आई विल डू नॉट वर्क टुडे, जिससे हम क्या कह सकते हैं, इट इज अ नॉन मोनोटोनिक। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट्रांस पीट्रांस इज यूज्ड इन डैश डैश। ठीक है, तो जब हम 2 तरह की बातें डिस्कस करते हैं, जैसे कि वीक स्लॉट, ठीक है, वीक स्लॉट्स की बात करते हैं और एक दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग स्लॉट। तो वीक स्लॉट्स एंड स्ट्रॉन्ग स्लॉट्स की बात करते हैं तो वीक स्लॉट में हमने डिस्कस किया हुआ होता है सिमेंटिक नेट्स के बारे में, और सेकेंडरी थिंग हम डिस्कस करते हैं इसमें फ्रेम्स के बारे में। ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्लॉट्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी के बारे में एंड स्क्रिप्ट के बारे में। तो कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी के टॉपिक के अंदर आपने बेसिकली डिस्कस किया होगा कि पहले से कुछ नोटेशंस जो होती हैं वो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि ए ट्रांस है, पी ट्रांस है। ठीक है, इस तरह के जो नोटेशंस होते हैं वो इनबिल्ट नोटेशंस का हम यूज़ करते हैं कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी के अंदर। तो ये बहुत बेसिक चीज़ थी कि कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी में क्या क्या यूज़ होता है या फिर ये सारी बातें कहाँ यूज़ होती हैं। तो ये सारी टर्म्स हमारी कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज यूज्ड फॉर अल्टरनेटिव सॉल्यूशन इन प्रोलॉग।
ठीक है। तो प्रोलॉग में ऑब्वियसली अल्टरनेटिव सॉल्यूशन के तौर पे हम लोग जानते हैं कि हम क्या करते हैं, यूनिफिकेशन करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यूनिफिकेशन। और यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, सिंपली पैटर्न मैचिंग करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो पैटर्न मैचिंग के कंसेप्ट से भी हम क्या कह सकते हैं कि प्रोलॉग के अंदर हमारे पास एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन होता है। मीन्स मान लीजिए किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट से अगर हमको आंसर नहीं मिलता है तो हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स को क्या करते हैं, मैच करते हैं, इनका पैटर्न मैच करके दोनों में से कंबाइन करके हम आंसर लाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये अल्टरनेटिव एक हमारे पास सॉल्यूशन होता है, दैट इज पैटर्न मैचिंग। नेक्स्ट देखिए, अल्फा बीटा प्रोनिंग यूज्ड अप टू विच डेप्थ। तो यहाँ पर अल्फा बीटा प्रोनिंग में हम जानते हैं कि मिनीमैक्स एल्गोरिदम का ही ये एक्सटेंडेड वर्जन है। और मिनीमैक्स एल्गोरिदम जो होता है, ठीक है, मिनीमैक्स एल्गोरिदम जो होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, डीएफएस के ऊपर। जिस तरह से डीएफएस वर्क करता है उसी तरह से मिनीमैक्स एल्गोरिदम वर्क करता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि डीएफएस के अंदर कोई रोक टोक नहीं होती, किसी भी डेप्थ तक आप जाके सॉल्व कर सकते हो। मींस जब तक आपका गोल नोड नहीं मिलता, जब तक आप गोल स्टेट तक नहीं पहुंचते, तब तक आप क्या कर सकते हो, आप वहां पे प्रूनिंग कर सकते हो या आप सर्च प्रोसेस कर सकते हो। तो यहाँ पे अल्फा बीटा प्रूनिंग में भी आप किसी भी डेप्थ तक जाके क्या कर सकते हो, गोल नोड है कि नहीं वो चेक कर सकते हो। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, इंडिविजुअल वर्ड्स एनालाइज्ड इनटू कंपोनेंट्स एंड पंक्चुएशंस सेपरेटेड फ्रॉम वर्ड्स इज कॉल्ड डैश। तो ये देखिए, ये आपका बेसिक एनएलपी का स्टेप प्रोसेस होती है। टोटल एनएलपी में 5 स्टेप्स प्रोसेस होती हैं। उसके अंदर जो फर्स्ट आपका आता है मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस के अंदर जो फर्स्ट स्टेप है जिसको हम लेक्सिकल भी कहते हैं। तो आपने बेसिकली लेक्सिकल के बारे में पढ़ा भी होगा कि जैसे कोई वर्ड है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इंट ए, ठीक है। तो यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल क्या करता है या लेक्सिकल में क्या होता है, इंट को एक सेपरेट एज अ मीनिंगफुल वर्ड मानेगा, ठीक है, जिसे हम टोकन्स कहते हैं या इसके अंदर हम मॉर्फिन कहते हैं, ठीक है। और ए एक वेरिएबल हो जाता था, ठीक है। तो इन दोनों को हम क्या कर देते थे, सेपरेट कर देते थे। या फिर बीच में मान लीजिए यहाँ पे a, b दे दूं मैं यहाँ पे, तो क्या होगा, इसको भी एक अलग से पंक्चुएशन है तो इसको भी हम सेपरेट कर देते थे, ठीक है। और ये इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हो गए। तो ये जो पूरा कंसेप्ट हम देखते हैं ये कहाँ पर होता है, इंडिविजुअल वर्ड्स को एनालाइज करेंगे और उसके बाद हम उसको कंपोनेंट्स में या फिर पंक्चुएशंस के अंदर सेपरेट करते हैं, उसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस, ठीक है। तो ये बेसिक स्टेटमेंट हो जाता है जिसमें और भी देखिए इन सभी का मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे सिंथेटिक में पार्स ट्री जनरेट करते हैं उन्हीं कंपोनेंट्स का यूज करके, सिमेंटिक में उसका मीनिंग जनरेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम अलग अलग स्टेप बाय स्टेप सारे वर्क परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एबिलिटी टू एक्वायर न्यू नॉलेज यूजिंग ऑटोमेटिक मेथड्स विदाउट डिपेंडिंग ऑन द ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन पर डिपेंड नहीं करेगा। तो देखिए ये वाला भी मैंने करवाया हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिक से 4 डेफिनेशंस हैं, ठीक है। जब आप नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की बात करते हो तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के अंदर यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन एडिक्वेसी, जिसमें आप क्या करते हो, न्यू नॉलेजेस को रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। इन्फ्लुएंशियल एडिक्वेसी, इन्फ्लुएंशियल एफिशिएंसी एंड एक्विजिशनल एडिक्वेसी। तो यहाँ पे चारों का इंडिविजुअल डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो आपको इन चारों की इंडिविजुअल डेफिनेशंस जो है वो भी आपको मिल जाएंगी, एक बार आप टेक्स्ट बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। तो इनकी इंडिविजुअल डेफिनेशंस पूछी गई है। तो यहाँ पे ये जो डेफिनेशन दी है, बैठा डेफिनेशन पूछी हुई है, देखिए, एबिलिटी टू एक्वायर न्यू नॉलेज यूजिंग ऑटोमेटिक मेथड विदाउट डिपेंडिंग ऑन ह्यूमन, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्विजिशनल एडिक्वेसी कहते हैं, ठीक है। तो वहां पर याद रखना कि एक्विजिशनल और रिप्रेजेंटेशनल एडिक्वेसी ये दोनों डेफिनेशन ज्यादा करके पूछी जाती हैं एग्जाम्स के अंदर। तो एक्विजिशनल एडिक्वेसी जो है उसमें क्या होता है कि किसी भी ह्यूमन की हेल्प लिए बिना ऑटोमेटिकली हम न्यू डेटा एक्वायर कर सकते हैं, जैसे हम मशीन लर्निंग के अंदर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर पूछा गया है। तो न्यूरल नेटवर्क के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा है। तो न्यूरल नेटवर्क के ऊपर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि आपको 4 इनपुट दिए हुए हैं न्यूरॉन्स के, ठीक है, जिनका वेट आपको दे रखा है, ठीक है। तो वेट आपको दे रखा है W1 = 1, W2 = 2 दे रखा है, W3 = 2 दे रखा है और W4 = 3 दे रखा है, 1 2 3 4। तो देखिए टोटल आपके पास 4 इनपुट्स हैं न्यूरॉन के लिए, ठीक है।
ट्रांसफर फंक्शन इज लीनियर हैविंग मल्टीप्लाइड कांस्टेंट एज अ 3। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई कांस्टेंट है k, जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पे मान ली 3। इफ इनपुट्स आर, और आपको यहाँ पे इनपुट दे रखे हैं, देखो मान लो इनपुट 1 आपको दे रखा है 4, इनपुट 2 आपको क्या दे रखा है 10, इनपुट 3 आपको दे रखा है 6, इनपुट 4 आपको दे रखा है 9। अब आपको क्या करना है, तो इसका कंप्लीट आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं बेसिकली न्यूरल नेटवर्क के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, अलग अलग इनपुट्स देते हैं, ठीक है। इंडिविजुअली यहाँ पे हिडन लेयर्स होते हैं, ये हिडन लेयर्स क्या करेंगे, ऑपरेशन जो हम परफॉर्म करना चाहते हैं, हिडन लेयर्स जो है वो इसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे और उसके ऊपर से क्या करेंगे, यहाँ पर सिंगल आउटपुट जनरेट करके देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एज ए सिंगल आउटपुट मिल जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, बहुत सारे मल्टीपल इनपुट्स देंगे, हिडन लेयर्स में ऑपरेशन परफॉर्म होगा और आपको यहाँ पर आउटपुट मिलता है। तो अब आप देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले अगर आपको आउटपुट चाहिए तो आउटपुट के लिए आप क्या करोगे, तो इसका फॉर्मूला होता है एक बेसिक सा, जो कि आपको याद रखना है, मल्टीप्लाइड कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे और इनपुट का वेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। मींस एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए, जैसे यहाँ पे ये इनपुट 1 है मान लीजिए, ठीक है। तो इनपुट 1 यहाँ पे कितना है 4, और इसका वेट मींस यहाँ पे जो ये एज दे रखी है इसका वेट कितना है 1, ठीक है। ये इनपुट 2 मान लो, ये इनपुट 3 मान लो, ये इनपुट 4 मान लो। तो इनपुट 2 कितना है 10, ये कितना दे रखा है 6, ये कितना है 9, इनका वेट क्या दे रखा है 2, 2 और 3, ठीक है। इस तरह से इंडिविजुअल वेट्स दे रखे हैं। तो इंडिविजुअल वेट एंड इनपुट दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और सिंपली ऐड कर दो सभी को। तो यहाँ पे देखो W1 इंटू I1 प्लस W2 इंटू I2 प्लस W3 इंटू I3 प्लस W4 इंटू I4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो, तो k की बेसिकली वैल्यू यहाँ पे 3 दे रखी है, इंटू W1 कितना है 1 इंटू 4 प्लस यहाँ पर W2 2 दे रखा है, I2 10 दे रखा है, प्लस W3 आपको दे रखा है 2 इंटू I3 6 प्लस W4 आपको दे रखा है 3 इंटू 9। अगर आप इसको सॉल्व करते हो बेसिकली देखिए, तो यहाँ पे मैं आप सॉल्व कर रहा हूँ, तो आउटपुट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 10 दैट इज 20 प्लस 2 इंटू 6 12 प्लस 3 9 27। तो ये कुछ आ जाएगा आपका 3 इंटू, यहाँ पर इन सभी को आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा कुछ आपका 63, ठीक है, 63 जितना आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाता है 189। 3 का मल्टीप्लाई करिए तो आपका आंसर कितना आ गया 189। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद होना चाहिए था, फॉर्मूले के बेस पे आपको सॉल्व करना था। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 189। तो ये न्यूरल नेटवर्क के ऊपर थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट देखिए, विच इज रॉन्ग अबाउट प्रोलॉग। तो प्रोलॉग के बारे में जब आपको इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है, प्रोलॉग के बारे में हमने बहुत सारी बातें पढ़ी हुई हैं, मैंने प्रोलॉग का सेशन भी लिया हुआ है, उसमें भी मैंने बताया था क्या क्या चीज़ें होती हैं प्रोलॉग के अंदर। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से एक रॉन्ग है। इट सपोर्ट लिस्ट प्रोसेसिंग, यस, हमने लिस्ट के ऑपरेशन भी वहाँ पे किए हुए हैं, ठीक है। प्रोलॉग के अंदर लिस्ट प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, वहाँ पे लिस्ट हम जनरेट कर सकते हैं। इट इज़ पावरफुल इन ग्राफिक्स, ठीक है, पावरफुल इन ग्राफिक्स की बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली ग्राफिक्स के अंदर इतना वो अच्छा नहीं होता है। तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट आपको मिल जाता है। रीजनिंग करने के लिए तो हम प्रोलॉग का यूज़ करते हैं और ये एक डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है, तो ये दोनों भी करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रोलॉग के अंदर हम लिस्ट प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं और रीजनिंग भी है, डिक्लेरेटिव लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत बेसिक बातें आपको दे रखी हैं और प्रोलॉग के बेस पे हम लोग जो जो बातें डिस्कस करते हैं बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट देखिए, इन बैकवर्ड रीजनिंग लेफ्ट साइड ऑफ रूल्स मैच्ड विथ करंट स्टेट एंड राइट साइड आर यूज्ड टू जनरेट न्यू स्टेट। मींस यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो रूल है, ठीक है, वो क्या करेगा, करंट स्टेट से कंपेयर करेंगे हम, ठीक है, करंट स्टेट से मैच करेंगे, यहाँ पे मैच हो रहा है कि नहीं उसको चेक करेंगे। और जो रूल है राइट हैंड साइड पे, ठीक है, राइट हैंड साइड वाला जो है उसको हम यूज करेंगे टू जनरेट दी न्यू स्टेट। न्यू स्टेट जनरेट करने के लिए हम उसका यूज करते हैं। तो एक्चुअली जब लेफ्ट हैंड से हम क्या करते हैं, करंट स्टेट को मैच करते हैं और राइट हैंड साइड से न्यू स्टेट को जनरेट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं
फॉरवर्ड रीजनिंग। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रीजनिंग। और यहीं पर अगर आपको पूछा जाए कि बैकवर्ड रीजनिंग में क्या होगा, तो यहाँ पर रूल होगा, ठीक है, जिसमें राइट हैंड साइड रूल से हम क्या करेंगे, मैच करेंगे करंट स्टेट को। करंट स्टेट को वहां पे हम मैच करते हैं, और जो रूल होता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, वो हम यूज करते हैं टू जनरेट दी न्यू स्टेट। तो यहाँ पे जस्ट उसके अपोजिट हो जाता है, देखिए, तो ये हो जाएगा आपका बैकवर्ड रीजनिंग। तो ये आपका क्या हो गया, बैकवर्ड रीजनिंग। तो बेसिक डेफिनेशन देखिए, तो अब कंपेयर करिए, दोनों डेफिनेशंस मैंने आपको बता दी, दोनों में से देखिए क्या कहा है, लेफ्ट साइड रूल मैच करेगा, तो ये रहा लेफ्ट साइड वाला रूल, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड वाला रूल मैच कर रहा है, और राइट हैंड साइड वाला रूल न्यू नोट जनरेट करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रीजनिंग। और आपको यहाँ पे क्या कह दिया, बैकवर्ड रीजनिंग होता है, तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। वहीं पे अगर आपको यहाँ पर दे दिया होता राइट हैंड साइड, और यहाँ पर आपको दे दिया होता लेफ्ट हैंड साइड, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता। लेकिन यहाँ पर आपका जस्ट अपोजिट दिया है, तो ये फॉरवर्ड रीजनिंग की डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। नेक्स्ट देखिए, विच सर्च स्टार्ट्स फ्रॉम गोल स्टेट। तो ये बैठा क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको मैंने करवाया हुआ भी था, दो तरह की रीजनिंग, बाकी के ऑप्शंस जो भी दिए हों, ठीक है, हमें इतने ऑप्शंस याद हैं। अब देखिए गोल स्टेट के अंदर क्या होता है, तो गोल स्टेट से हम स्टार्ट करते हैं सर्च करना। तो मैंने बताया था एक होती है फॉरवर्ड रीजनिंग, तो फॉरवर्ड रीजनिंग में हम क्या करते थे, तो इनिशियल नोड जो होता है, ठीक है, इनिशियल नोड से हम स्टार्ट करते हैं सर्च करना, और हम फाइंड आउट करते हैं गोल स्टेट को, ठीक है, गोल नोड तक हम वहां पे पहुंचते हैं। और जब बैकवर्ड रीजनिंग की बात आती है, तो बैकवर्ड रीजनिंग में हमारे पास गोल नोड होता है, ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं, फैक्ट्स या फिर डेटा को हम लोग फाइंड करते हैं। मतलब यहाँ पे हमें डेटा पता होता है फॉरवर्ड में, और हम गोल नोड पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, और हमें बैकवर्ड में क्या होता है, गोल नोड पता होता है और हम डेटा तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको बोला है कि गोल नोड स्टेट से आप स्टार्ट करते हो सर्च करना, तो ऑब्वियसली वो हो जाती है आपकी बैकवर्ड रीजनिंग। तो इस तरह से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपने 10 कवर किए, यहाँ पे देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस थे ये। इसी तरह के पार्ट 3 के अंदर और 10 क्वेश्चंस हम लेके आएंगे, ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे क्या हो कि आपको नेक्स्ट पार्ट जैसे ही अपलोड होगा आपको तुरंत अवेलेबल हो जाए, ताकि आपसे एग्जाम से पहले आप उसको देख लो और आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, ठीक है। ये क्वेश्चन जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, आपको जस्ट आइडिया आ जाए कि किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन आपके पूछे जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं रहेगी, लेकिन क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट है वो बहुत अच्छा दिख रहा है, लेवल क्वेश्चंस का बहुत अच्छा दिख रहा है, तो आप समझ सकते हो कि आपको एआई में जो ट्रेनिंग प्रैक्टिस की जरूरत है वो डीप नॉलेज होना चाहिए, मतलब कि आपको स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट नॉलेज होना चाहिए। तो बहुत कम दिन बचे हैं नेक्स्ट फेज के एग्जाम के लिए, तो आप उसी तरह से प्रिपेयर करिए, और हो सके तो आप बुक को प्रिफर करिए, डायरेक्टली किसी भी प्लेटफॉर्म से डायरेक्ट ऑनलाइन एमसीक्यूज ना पढ़ के आप कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए। मेरे भी चैनल पर आप एआई की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप वो भी जाकर देख सकते हो, वहाँ पर भी आपको सभी तरह के चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे, जो कुछ चैप्टर्स बचे हैं वो भी कुछ ही दिनों के अंदर अपलोड हो जाएंगे, ठीक है, वहाँ पर भी आप पूरा कंसेप्ट डिटेल में सीख सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर, आई होप आपने इंजॉय किया होगा, थैंक यू।